ओके। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और हमारे साथ हैं जी आपके जाने पहचाने अवैस इकबाल साहब। बहुत शुक्रिया अवैस कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। आखिरकार आप मुझे पकड़ने में कामयाब ही हो गई। बस क्या करें। आप जिसको अपनी पॉडकास्ट के अंदर लाने का तहिया कर लें, तो फिर वो जितनी मर्ज़ी कोशिशें करे, वो बचकर नहीं निकल सकता। सही बात है। नहीं, आपकी बहुत मेहरबानी है कि आप इतने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल लेते हैं और ये मुझे भी खैर दाद जाती है कि मैं भी पीछा नहीं छोड़ती। नहीं, तो नहीं, ये भी मैं आप मेरी बहुत शफ़क़त करने वाली अच्छी दोस्त हैं और आपको पता ही होगा कि जब से मैंने यूट्यूब खुद से स्टार्ट किया है, तो मैं किसी और के चैनल पर नहीं जाता। लेकिन आपका जो आप चूँकि शुरू से मुझे इंट्रोड्यूस करवाने वाली हैं, लेकिन इस रूल में सिर्फ़ आपके लिए मैं एक्सेप्शन रखता हूँ। बहुत शुक्रिया। लेकिन अवैस आपका ताल्लुक लाहौर से भी रहा है और लाहौर को आप बड़े अच्छे से जानते हैं। आजकल बड़ा फ्लड आया हुआ है, कहा जा रहा है जी भारत की वजह से हमारा ये हाल हो गया, कई मिनिस्टर्स वगैरह कह रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ये मिसमैनेजमेंट नहीं है कि हर जगह आपने आबादी बना दी है, हर जगह आपने पानी का रास्ता रोका है? और जिस तरह से कुछ वीडियोज़ आ रही है जिसमें कुछ मौलाना वगैरह जो हैं वो कुछ पढ़ फूँक रहे हैं फ्लड को रोकने के लिए, इससे मतलब आज के ज़माने में इससे भी फ्लड रुक जाएगा क्या? वैसे जिस तरह कोई भूसे के ढेर में से तिनका ढूँढता है ना, उसी तरह आप हज़ारों बातों के अंदर से जो सबसे ज़्यादा चुभने वाली बातें होती हैं ना, वो ढूँढ कर लाती हैं और बाकायदा बड़े तरीके से उनकी नब्ज़ दबाती हैं। डीजीआईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब, मैंने उनको देखा कि वो किसी तालीमी इदारे के अंदर वो जो बातें करते होते हैं, हालाँकि फ़ौजियों का कोई काम नहीं है कि वो तालीमी इदारों के अंदर जाएँ और वो भी यूनिफ़ॉर्म पहनकर जाएँ। तो अहमद शरीफ साहब भारत को मुखातिब करके कह रहे हैं कि तुम हमारा पानी बंद करोगे, हम तुम्हारा साँस बंद कर देंगे। तो उसके बाद देखिए कि अगर वफाकी वज़ीर मंसूबाबंदी एहसन इकबाल के बकौल, ही इज़ अ सिटिंग फेडरल मिनिस्टर फॉर हुँ। प्लानिंग, वो ये कहते हैं कि ये भारत की आबी जारहियत है। ठीक है, मैं अव्वल तो इस बात को तस्लीम करने को तैयार नहीं हूँ कि ये भारत की आबी जारहियत है, क्योंकि सिंध तास मुआहदे के तहत अयूब खान जो हैं रावी के ऊपर से अपना कंट्रोल जो है खत्म कर चुके हुए हैं और रावी का जो पानी है उसकी यूटिलाइजेशन जिस तरह से भी वाटर मैनेजमेंट है उसके ऊपर भारत का हक है। ठीक है, तो अगर फर्ज कीजिए इन द वर्स्ट केस सिनेरियो कि ये भारत की आबी जारहियत है, तो मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल के अंदर जारहियत की किस्में होती हैं कि आपका कोई टैंक से इन्वेजन करेगा, या ये लोग तो माशाल्लाह से नजरियाती सरहदों के भी निगहबान हैं, नजरियाती सरहदों के भी ये निगहबान हैं, बहरी सरहदों के भी ये निगहबान हैं, हवाई सरहदों के भी ये निगहबान हैं, लेकिन आबी जारहियत इनके लिए आउट ऑफ सिलेबस है। प्लस इसका मतलब ये है कि ये जो कहते हैं कि हमारे पास दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी है, जो उर्फ़े आम में आईएसआई कहलवाती है, तो अपने आप को, तो आईएसआई के पास ऐसी कोई इंटेलिजेंस नहीं थी कि भारत ये आबी जारहियत करने वाला है। अगर ये भारत की आबी जारहियत है, तो इसका मतलब है कि ये आपका कंप्लीट इंटेलिजेंस फेलियर है और डीजीआईएसआई को अपने ओहदे से मुस्ताफी होना चाहिए। और रही बात कि जो मौलवी हजरात हैं, ये सैलाब के ऊपर बैठ के सपारे पढ़ रहे हैं, घुटनों-घुटनों वहाँ जाकर नमाज़ें पढ़ रहे हैं, तो आप बहुत अच्छी तरह से जानती हैं कि अगर इबादत से, आप मेरे बारे में तो बहुत अच्छी तरह जानती हैं, बल्कि पूरी दुनिया जानती है कि अगर इबादत से सैलाब का या ज़लज़ले का रुख मोड़ा जा सकता, तो फिर दुनिया में ना कहीं सैलाब आता, ना कहीं ज़लज़ला आता। करतारपुर डूब गया, आपकी मसाजिद डूब गईं, आपकी चर्चेज़ डूब गए, आपके मंदिर डूब गए, आपके गुरुद्वारे डूब गए। तो रिलीजियस एक्टिविटीज से ये लोग कोरोना के दिनों में अजानें दिया करते थे, लेकिन फिर जब मुल्क चीन से वैक्सीन आई तब जाकर इनको चैन आया। रिलीजियस एक्टिविटीज से इस तरह की कैलेमिटीज को नहीं टाला जा सकता आरजू। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन बहरहाल ये बातें भी चल रही हैं। साथ ही आपने जैसे गुरुद्वारों की बात की, तो करतारपुर कॉरिडोर जो बनाया गया है वो भी पानी में डूब गया और उसके बाद कहा ये गया हमारे फील्ड मार्शल साहब की तरफ से भी कि जी सबसे पहले सिखों के जो गुरुद्वारे हैं उसमें से पानी साफ किया जाएगा और उन्हें कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। कि हमें इतनी ज्यादा हमदर्दी या इतना ज्यादा प्यार जो हमारा उबलता रहता है सिर्फ सिख कम्युनिटी के लिए क्यों है? ये बहुत पारसी, बहुत क्रिश्चियन, बहुत हिंदू बहुत बहुत अच्छा किसी को सवाल नहीं किया पूछते। आपने। हालांकि महाराजा रंजीत सिंह जो हैं वो अपने दौरे इक़्तिदार में लाहौर की बादशाही मस्जिद में घोड़े बांध चुके हैं। ठीक है, वो मस्जिद वजीर खान के एक
मीनार के अंदर माई मोरा के साथ सुहागरात मना चुके हैं। ठीक है, सिखों को जो अपीज करने की स्टेट पॉलिसी है पाकिस्तान की, वो इस उम्मीद पर है कि सिख जो है नई दिल्ली के खिलाफ इस्लामाबाद के हक में उठ खड़े होंगे, जो कि मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं होने वाला। तो इसीलिए पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो सिखों को अपीज करना चाहती है, हालांकि जो मास्टर तारा सिंह की तारीख है उससे कौन वाकिफ नहीं है। तो इसी पॉलिसी के तहत करतारपुर कॉरिडोर ओपन भी किया गया, और मैं समझता हूं कि जो भारत की अंदर नई दिल्ली की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने बहुत ही दानिशमंदी का मुजाहरा करते हुए इस कॉरिडोर के ओपन होने पर किसी किस्म की पॉलिटिकल रिजेंटमेंट का मुजाहरा नहीं किया। अगर नरेंद्र मोदी जी जो हैं इसके ऊपर पॉलिटिकल रिजेंटमेंट का मुजाहरा करते तो उनके ऊपर इल्जाम लगाया जाता कि आप सिखों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स की कदर नहीं करते हैं। ठीक है, उन्होंने ऐसा कोई इल्जाम अपने ऊपर नहीं, उन्होंने कहा खोल लो। ठीक है, इसके बावजूद भी जो भारत की सिख कम्युनिटी है, मैं ये समझता हूं कि उसको अपीज करने की पाकिस्तान की जो स्टेट पॉलिसी है, इनके पास चंद किराए के टट्टू जरूर मौजूद है लंदन में, कनाडा में, जिनसे ये बयान दिलवाते रहते हैं, लेकिन एक्चुअली जो सिख बरादरी है उनको बहुत अच्छी तरह से नजर आ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो माइनॉरिटीज हैं उनके साथ क्या हो रहा है। माइनॉरिटीज तो दूर की बात, अब मौलवी मौलवी के खिलाफ तौहीन रिसालत के फतवे दे रहा है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के साथ जो हुआ आपने बहुत अच्छी तरह से देखा। तो इस वक्त माइनॉरिटीज तो दूर की बात, ये जो मौलवी हैं ये एक दूसरे के दस्तों गरेबा हुए हैं। तो पाकिस्तान के अंदर रहने वाला कोई शख्स जो है उसकी जान, उसकी माल, उसकी आबरू महफूज नहीं है आरजू। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये मौलवी तो बहुत अरसे से अवैस आप जानते हैं तो एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं पढ़ते, तो ईद और बाकी जो त्यौहार होते हैं उस पर एक हंगामा खड़ा कर देते हैं। लेकिन आप अमेरिका में, अमेरिकन प्रेसिडेंट आजकल असल बड़े में मेहरबान हुए। मौलवी एक दूसरे के पीछे नमाज इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि हर मौलवी को खुद पीछे आने का शौक होता है। क्या बोलूं मैं इसमें? चले चल। लेकिन मुझे ये बताइए कि आप अभी अमेरिका में, और अमेरिका में जो है वो उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप बहुत मेहरबान है पाकिस्तान पे और उनका बार बार तारीफें कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ अभी तक उन्होंने एम्बेसडर नहीं भेजे, जबकि भारत जिसकी वो बुराइयां करते रहते हैं, भारत में अमेरिकन एम्बेसडर मौजूद हैं, पाकिस्तान में कई साल से नहीं है। क्या वजह लग रही है आपको इस बात की कि क्यों अमेरिकन एम्बेसडर नहीं है, और क्यों ये हमारी इतनी तारीफें कर रहे हैं, और कितने अरसे चलने वाली है ये तारीफें? मुझे वो आपको आमिर खान की फिल्म याद होगी अंदाज अपना अपना। तो आमिर खान उसमें अपने नाई बाप को कहता है बाबूजी आज मैं बहुत खुश हूं। तो बाबूजी कहते हैं कि बेटा तू जब जब खुश हुआ है ना तब तब मेरा नुकसान हुआ है। ठीक है, तो जब जब पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका मेहरबान हुआ है तब पाकिस्तान का नुकसान हुआ है, क्योंकि अमेरिका की जो मेहरबानी होती है वो पाकिस्तान के अवाम के लिए नहीं होती है, वो पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लिए होती है। उन्हें जब पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से कोई काम लेना होता है तो उनके पास वन फोकल पर्सन होता है जिसको आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहते हैं। इस तरह अमेरिका समेत दुनिया की तमाम आलमी ताकतें पाकिस्तान की तमाम जो विल ऑफ पीपल है, जो पार्लियामेंट है, उसको बाईपास करती हैं और वो कहती हैं कि जनाब आप अपने मुल्क में जो मर्जी करें, इंसानी हकूक की जो खिलाफ वर्जियां करने करें, बस हमारा एजेंडा पूरा होना चाहिए। और जहां तक रही ये बात कि अभी तक अमेरिकन एम्बेसडर का इस्लामाबाद में उसकी तैनाती नहीं हुई है, तो अमेरिका हैज अ वेरी एक्टिव डिप्लोमेटिक प्रेजेंस इन इस्लामाबाद। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिले है और इसके पीछे किसी किस्म की जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, मैं उसको कम से कम एंटरटेन नहीं करता हूँ आरसू। बिल्कुल, लेकिन जो ये बात की जा रही है कि मरियम नवाज जो है वो 27 लोगों का डेलीगेशन लेकर जापान दौरे पे गई, और जाहिर है पाकिस्तान के जो लोग जो टैक्स पे करते हैं उनके पैसे से वो सारा खर्चा किया गया, 14-15 करोड़ का खर्चा बताया जा रहा है। तो जी वापसी पे उनकी तरफ से कहा गया, यानी उनकी पार्टी की तरफ से कहा गया कि जी बहुत से लोगों ने तो टिकट खुद खरीदा था। उस पर हसन निसार साहब ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा ये पाकिस्तान एयरफोर्स टिकट कब से बेचने लगी, क्योंकि वो जो जहाज लेकर गई थी वो तो पाकिस्तान एयरफोर्स का था, वो कोई आम फ्लाइट तो नहीं थी। लेकिन उसके साथ ही साथ आपने देखा लाहौर का हशर क्या हुआ है। तो कौन जिम्मेदार है इसमें, मतलब इससे पहले वाली गवर्नमेंट्स को शिकायत करें या किसको कहें, इसलिए कि पहले भी कई बार नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आ चुकी है, डैम यहाँ बनाए नहीं जाते हैं, और जहां जहां पे कॉलोनीज या आप समझे जो घर बना दिए जाते हैं या जो हाउसिंग स्कीम्स होती हैं उनका जो हाल है वो आप अच्छे से जानते हैं। तो आपके ख्याल से कौन
असल में कौन जिम्मेदार है इस हालत का जिस सबसे वक्त? सबसे पहले तो मैं मरियम नवाज के ऊपर कमेंट कर दूं कि मरियम नवाज जो पाकिस्तान एयरफोर्स का तैयारा लेकर गई हैं, वो पाकिस्तान की जो हाई प्रोफाइल पर्सनालिटीज हैं, स्पेशली जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो उनके इस्तेमाल में होता है गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, पाकिस्तान एयरफोर्स उसको ऑपरेट करती है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, तो वो पाकिस्तान एयरफोर्स का तैयारा नहीं है। दूसरी बात यह है कि सीएम पंजाब जो है उसका ये पोर्टफोलियो नहीं है कि वो इस तैयारे को इस्तेमाल कर सके। लेकिन पाकिस्तान में कानून और मजहब जो होता है वो ताकतवर के लिए मोम की नाक होता है और उसको जिस रुख पर चाहे मोड़ा जा सकता है। अगर मरियम नवाज के कुछ वफ्द के लोगों ने अपनी जेब से टिकट के होटल के पैसे भी दिए, वहां पर रहने सहने का खर्चा भी किया, तो उनके लिए ये पीनट्स हैं, उनके लिए कुछ चीज मानी नहीं रखती है, पहली बात। और ये मरियम नवाज का जो दौरा है जापान था, मेरे लिहाज से कंप्लीट फेलियर था, क्योंकि मेरी इत्तलात के मुताबिक इसहाक डार साहब ने टोक्यो के अंदर पाकिस्तानी सफीर के ऊपर प्रेशर डाला कि आप जापानीज प्राइम मिनिस्टर के साथ मरियम नवाज की मुलाकात तय करवाएं। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान की जो टोक्यो के अंदर एम्बेसी है, अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद भी मरियम नवाज के लिए ये मीटिंग अरेंज नहीं कर पाई। इसके अलावा वो जो एक बेजरर और होम्योपैथिक किस्म के जो एमओयूज हैं, मैं नहीं समझता कि वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के लिए भी किसी भी किस्म की रिप्यूट का बायस हैं। और सैलाब की तरफ आने से पहले, अभी मैं थोड़ी देर पहले जियो न्यूज पे हेडलाइंस देख रहा था, तो मुझे पता चला चाचू जो हैं वो चीन पहुंच गए हैं। ठीक है, अपने शहबाज शरीफ साहब 2 रुपए के वजीर आजम। तो इन लोगों को पावर की इतनी लस्ट होती है, तस्वीरें खिंचवाने की इतनी लस्ट होती है कि अगर किसी दूसरे मुल्क के अंदर कोई कैलेमिटी आती है, कोई डिजास्टर आता है और उनके हेड ऑफ द स्टेट ऑलरेडी किसी गैर मुल्की दौरे पर होते हैं, तो अपना दौरा जो है वो शॉर्टन करके या खत्म करके वापस अपने मुल्क जाते हैं, ताकि वहां अपने लोगों के दरमियान रह सकें, उनकी रिलीफ के लिए सरगर्मियों को कोऑर्डिनेट कर सकें। लेकिन ये इतने बेहिस, घटिया, बेशरम लोग हैं, इंक्लूडिंग इमरान खान, इंक्लूडिंग शहबाज शरीफ, इंक्लूडिंग नवाज शरीफ, कि ये लोग एक ऐसी चीज नहीं छोड़ते कि मुल्की खजाना जो है। अब मुझे ये बताइए कि ये चीन के अंदर जिस सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस की सदारत करने के लिए पहुंचे हैं और दूसरी जानिब इन्होंने हाथ में कशकोल का कटोरा पकड़ा हुआ है, तो वो कशकोल से भीख मांगने के लिए इन्होंने जो बीजिंग के अंदर सिफारती मिशन बिठाया हुआ, उनको मुफ्त की रोटियां खिलवा रहे हैं आप। आपको चाहिए था कि आप इस मुसीबत की घड़ी में पाकिस्तान के लोगों के साथ मौजूद होते। और जो स्पेशली अगर हम लाहौर की बात करें, तो लाहौर में 1988 के बाद पहली मर्तबा इतने बड़े पैमाने के ऊपर फ्लड आया है। उसके पीछे यकीनन एनवायरमेंटल चेंजेस हैं, लेकिन उसके पीछे जो आपकी मिसमैनेजमेंट है, आपकी जो एलडीए की करप्शन है, वो पावरफुल लोग अलीम खान मुशर्रफ से लेकर इमरान खान से लेकर आज फिर वो फेडरल मिनिस्टर बना बैठा है, किसी को उसके खिलाफ तहकीकात करने की हिम्मत, जुर्रत, या इवन किसी ने सोचा भी कि वो अलीम खान किस तरह से रिवर बेल्ट के ऊपर इतनी बड़ी हाउसिंग सोसाइटी खड़ी करने में कामयाब हो गया। तो पाकिस्तान के अंदर बेसिकली जो अशराफिया है, जो पावर एस्टैब्लिशमेंट है, उसका उसका सिर्फ एक ही मतमा नजर होता है कि लोगों को बेवकूफ बनाया जाए, उल्लू बनाया जाए। लोगों के घर गिरते हैं तो गिरें, लोगों की प्रॉपर्टीज डैमेज होती हैं तो हों, लेकिन उन्हें जो पैसे की हवस है, यही अलीम खान, इमरान खान के जलसे में आने वाले एक एक बंदे के लिए CD70 मोटरसाइकिल दिया करता था। मैंने खुद बरकत मार्केट में जो इनका लाहौर में दफ्तर था, वहां पर मैंने नियो टीवी की जानिब से कवरेज की थी कि जब ये साहब जो हैं बल्दियाती इलेक्शंस के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यू कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिहाफ पर। आज वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बुरी हो गई, तो बेसिकली ये फैसल बॉडा हो गए या अलीम खान हो गए, ये सारे लोग उस पैसे के, उस पावर के भूखे होते हैं। और चूंकि ये लोग खिलाकर ऊपर आते हैं, तो किसी को हिम्मत नहीं होगी कि आप अलीम खान के खिलाफ कार्रवाई करें। और आपने एक एक बात पर गौर कीजिएगा कि पोलियो पाकिस्तान से खत्म क्यों नहीं होता, क्योंकि पोलियो को खत्म करने के लिए हर साल करोड़ों डॉलर की इमदाद आती है, और वो करोड़ों डॉलर की जो इमदाद है, पाकिस्तान की सिविलियन और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी मिल बांट कर खाती है। आपको याद होगा कि 1970s में जब पाकिस्तान में सैलाब आया करता था, तो बिलावल के जो नाना थे जुल्फिकार भुट्टो, वो काले रंग के लॉन्ग बूट पहनकर सैलाब में घुसकर तस्वीरें बनवाया करते थे, और चाचू आज तक यही कर रहे हैं। ठीक है, पिछले 50-60 सालों में पाकिस्तान में कुछ तब्दील नहीं हुआ है। सैलाब आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होगा, उसके बाद ये लोग करोड़ों अरबों डॉलर मांगेंगे, और जो आपकी एनडीएमए है, पीडीएमए है, उन सब के बैंक अकाउंट्स में इजाफा होगा, लेकिन आम आदमी के ऊपर वो सब कुछ नहीं खर्चा जाएगा। इस सैलाब को आने का, मसलन ये चाचू ये कहते हैं
कि जनाब रिवर बेल्ट के ऊपर बस्तियां नहीं बनानी चाहिए। मुझे बताएं कि ये पहले वजीर आला रह चुके हैं, इनके भाई वजीर आजम रह चुके हैं। ये क्या उन लोगों को पकड़ने की हिम्मत कर सकते हैं जिन्होंने रिवर बेल्ट के ऊपर, पानी के रास्ते के ऊपर और ऐसे प्रॉन रीजन्स के ऊपर इन्होंने हाउसिंग सोसाइटीज तामीर करने की इजाजत दी। इनका इवन जो रायबंड के अंदर शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स है, इवन इनकी जो अपनी रिहाइश गाहें हैं, वो एलडीए के ग्रीन जोन के ऊपर तामीर की गई हैं। आरजू काजमी, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन इनको जाहिर है कि वो सारी परमिशन इन्होंने खुद ही तो दी होंगी। कोई ऐसे आम आदमी तो निकल के वो नहीं बना सकता ना वो हाउसिंग स्कीम्स। वो जहां से परमिशन आती है आप भी जानते हैं, और जो लोग देते हैं उनका भी आपको पता है। मैंने तो आज एक ट्वीट भी लगाई है कि अब फंड्स आने शुरू हो गए हैं। अब बिल गेट्स ने भी $1 मिलियन की बात की है, बाकी सबने भी देने शुरू कर दिए पैसे। तो अब ये कॉर्नर के प्लॉट और लंदन और अमेरिका और दुबई के अपार्टमेंट ले रहे होंगे। हम पाकिस्तान के एक एक इंच की हिफाजत करेंगे, तो ये पूरा जुमला नहीं बोलते। पूरा जुमला ये होता है कि हम पाकिस्तान के एक एक इंच की हिफाजत करेंगे और 10-10 मरला करके बेचेंगे। ऐसा ही है बिल्कुल, और इन्होंने यही हाल कर रखा है। और उसके बाद अगर कोई बात करे तो इनको पसंद नहीं आता है, फौरन लोग खड़े हो जाते हैं कि जी ऐसे कैसे। और जब पाकिस्तान में रहने के लिए जमीन खत्म हो जाएगी ना, तो ये नॉवल के प्लॉट पर भी कब्जा कर लेंगे। ये तो अगर चंद्रयान पहुंच गए होते जहां भारत गया है तो शायद वहां भी डीएचए बन जाता। वो लोगों ने मीम बनाई हुई थी, एक ये चांद के ऊपर जब एक एस्ट्रोनॉट गया तो उसके ऊपर दीवार पे लिखा हुआ था कि ये प्लॉट मेजर खालिद की मिल्कियत है। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि ऐसा ही होने वाला है। लेकिन अवैस अब जो हालात चल रहे हैं यहाँ पाकिस्तान के, अब ये यहाँ पे मुझे बल्कि वो टर्किश प्रेसिडेंट उनकी जो वाइफ है उनकी भी फोटोज आ रही है कि जो उन्होंने भी कहा है कि पाकिस्तान की सब मदद करें। अगर आपको याद हो ये शायद वही है ना जिनका नेकलेस लेके चले गए थे यूसुफ रजा गिलानी साहब की बेगम, और बड़ी मुश्किल से वापस लिया था। वो भी शायद फ्लड वगैरह के ही लिए उन्होंने दिया था, उन दिनों भी शायद फ्लड या कुछ था जिसकी वजह से उन्होंने डोनेशन दिया था। पाकिस्तान जो है वो एक कॉमेडी ऑफ एरर्स है। यहाँ पर गलतियां विशेष साइकिल में रिपीट होती हैं। 2010 का सैलाब हो, 2005 का जलजला हो, 2022 का सैलाब हो, 2025 का सैलाब हो, ये इन्होंने जो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स लगाए हुए हैं, इन्होंने जो रेडार लगाए हुए हैं जो भारतीय तैयारों को 100 मील दूर से डिटेक्ट कर लेते हैं, क्या इन्होंने ये जो चीन की मदद से वेदर सैटेलाइट्स स्पार को भेजता है, क्या इनको नहीं पता कि पाकिस्तान के अंदर जो वेदर पैटर्न्स में तब्दीली हो रही है उसके बाद पाकिस्तान को किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है? बिल्कुल पता होता है, और ये सारी मालूमात इनके पास होती हैं, लेकिन जानबूझकर उनसे सरफे नजर किया जाता है, सिर्फ इसलिए कि जब डिस्ट्रक्शन होगी तो उस डिस्ट्रक्शन के नतीजे में जो रिलीफ एफर्ट्स होंगी उसमें इन्हें खाने पीने का मौका मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो सिविलियन गवर्नमेंट है ना, वो लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर तवज्जो नहीं देती। इसलिए नहीं देती कि उन्हें पता नहीं होता कि वो 2 महीने के बाद इक्तदार में रहेंगे या नहीं। तो उनका दिमाग खराब है कि वो लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर तवज्जो दें। जब आर्मी चीफ का दिल करता है कि वो लात मारकर पाकिस्तान के वजीर आजम को निकाल बाहर करता है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट को यरगमाल बना लेता है, पाकिस्तान की अदलिया को यरगमाल बना लेता है, तो बेसिकली पाकिस्तान की इस तबाही की जिम्मेदार पाकिस्तान की फौज है। आरजू काज़मी, लेकिन कोई ऐसा मानता नहीं, वो कहते हैं जी हमारा तो कोई लेना देना ही नहीं है, जबकि उन्हीं का लेना देना है। लेकिन साथ ही अवैस मैं लास्ट में ही पूछना चाहूंगी, एससीओ मीटिंग के लिए प्राइम मिनिस्टर गए हैं 6 दिन के लिए, मतलब ऐसी ही कंट्री का प्राइम मिनिस्टर जहाँ पे इतना शदीद फ्लड आए हुए लोग परेशान है, वो 6 दिन के लिए यहाँ से निकल गए। तो मुझे ये बताइए कि इस वक्त चाइना और भारत के टर्म्स काफी बेहतर होते जा रहे हैं। 7 साल के बाद पीएम मोदी जो है वो चाइना भी गए हैं, तो ऐसे में पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा कि हम भी चाइना को अपने साथ एंगेज कर सकें, इसलिए कि या रख सकें, इसलिए कि जाहिर है कि उनकी तवज्जो तो इस वक्त भारत की तरफ होगी। देखें, चीनी जो है ना वो ताजिर हैं कि अगर ऐलान हो जाए ना कि कल कयामत है, तो वो आज यहाँ पर जानमाज़ें बेचना शुरू कर देंगे कि कयामत आ रही है, आप हमारी जानमाज़ें खरीद लें। चीन की एक फैक्ट्री के अंदर भगवान भी बनते हैं, तस्वीरें भी बनती हैं, टोपियां भी बनती हैं, जानमाज़ें भी बनती हैं। तो चीनी जो है ना वो बेसिकली एक बिजनेस माइंडेड कौम है, और इसी तरह जो इंडियंस हैं वो भी बेसिकली बिजनेस माइंडेड हैं। और मुझे लगता है कि चीन और इंडिया के जो आपस के वेस्टर्न बिजनेस इंटरेस्ट्स हैं वो पाकिस्तान के बिजनेस इंटरेस्ट से बहुत ज्यादा गहरे हैं। और जब से अमेरिका ने इंडिया के साथ थोड़ी सी फासला इख्तियार किया है तो इंडिया ऑटोमेटिकली चीन के करीब आ रहा है। अब आप इक्वेशन चेक करें कितने मजे की है। इंडिया पाकिस्तान का असली दुश्मन है। पाक चीन दोस्ती पहाड़ों से ऊंची और समंदरों से गहरी है, लेकिन चीन और भारत के ताल्लुकात जो है वो आपस में कायम हो रहे हैं। चीन और इसराइल जो है वो आपस में सिफारती ताल्लुकात, तिजारती ताल्लुकात कायम करते हैं, लेकिन पाकिस्तान कभी इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। यानी इन्होंने पाकिस्तान के लोगों की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी
प्रॉस्पेरिटी को नंबर 2 पर रखते हुए पाकिस्तान को एक ऐसी स्टूपिड आइडियोलॉजिकल डॉक्ट्राइन के अंदर तब्दील कर रखा है जहां पाकिस्तान के लोगों की जो डेवलपमेंट है, उनकी जो इक्तिसादी तरक्की है, उनकी जो फाइनेंशियल डेवलपमेंट है, वो रियासत की प्रायोरिटीज में नहीं है। और अब मैं बहुत सोच समझकर एक बहुत खौफनाक बात करने जा रहा हूं। अगर आपका दिल करेगा तो लगा दीजिएगा, काट दीजिएगा, इट्स अप टू यू, क्योंकि मैं तो आपको समझा समझा कर थक गया हूं कि वहां से निकल आए, ठीक है, लेकिन आप नहीं निकल रही हैं। लेकिन पाकिस्तान के लोगों की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और पाकिस्तान की मिलिट्री और सिविल एस्टैब्लिशमेंट की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, ये दो जो जाने हैं कबर एक है, ठीक है। या तो पाकिस्तान के लोग इक्तिसादी तरक्की करेंगे या पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और सिविलियन इस्टेब्लिशमेंट इक्तिसादी तरक्की करेगी। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लोग जो हैं कभी भी इस रियासत की मौजूदगी में अपनी इक्तिसादी तरक्की का ख्वाब अचीव नहीं कर पाएंगे और आपको ये नक्शा रीडिफाइन करना पड़ेगा। आरजू, चाहे ये बात आपको पसंद आए या ना आए, लेकिन हकीकत यही है। लेकिन इस वक्त तो यहाँ पे काफी हालात जो हैं वो खराब नजर आ रहे हैं, खासतौर पे बलूचिस्तान के। यहाँ पर इस वक्त इस्लामाबाद में आई थिंक ऑलमोस्ट 45 डेज हो गए कि बलूचिस्तान के मैं लोग इस बल्कि बार आपको बैठ गए और चलते नहीं चलते है एक हट बात रहे। और भी बता दूं कि मुजाहिद बरेलवी साहब बहुत सीनियर सहाफी हैं कराची में, तो क्या कहते हैं, मुझे एक दफा कहने लगे कि यार कोयटा के अंदर ना एक बहुत खौफनाक खुदकुश हमला हुआ जिसमें ना सैकड़ों लोग मारे गए। तो मैं लंदन में ना रिट्स कार्टन के अंदर रुका हुआ था, तो मैं ब्लैक लेबल का पैक लगा रहा था। तो अचानक जो सीएम बलूचिस्तान है ना उस वक्त के, अब्दुल मालिक बलोच साहब, वो मेरे पास आए और कहने लगे कि यार मुजाहिद एक पैक मुझे भी दो। तो मैंने कहा सीएम साहब उधर इतना खुदकुश हमला हुआ है, आप इधर यार वो सब कुछ चलता रहता है ना यार, अपनी मस्ती तो अपनी जगह ना। तो ये इन लोगों की असलियत है, ये इन लोगों की असलियत है जिन लोगों से आप लोग उम्मीदें वाबस्ता करते हैं। आपके अगर साबिक आर्मी चीफ देखें तो जनरल अशफाक परवेज क्यानी जो है कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। जनरल कमर जावेद बाजवा कहाँ है, दुबई में है। जनरल राहील शरीफ कहाँ है, सऊदी अरब में है। जनरल जहांगीर करामत कहाँ है, अमेरिका में है। ठीक है, आप इंडियन आर्मी चीफ की लिस्ट उठा के देखिए, उनमें से कितने लोग दिल्ली से बाहर रहते हैं, मुझे बता दें। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर ना तो कोई कुछ कर पाता है और ना ही कुछ समझने को तैयार है। और अगर लोग समझ भी रहे हैं तो बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। आपने देखा ही है कि यहाँ किस तरीके से असतूर जो जा रहे थे अमेरिका, उनको एयरपोर्ट से रोका गया है और उसके बाद उनका नाम उस लिस्ट में डाल दिया गया कि ये बाहर नहीं जा सकते। ये जी, तो तो इनकी हालत है। इसीलिए तो पाकिस्तान एक ओपन एयर जेल बन चुका है ना। एग्जैक्टली पाकिस्तान जो है वो 25 करोड़ लोगों की एक ओपन एयर जेल बन चुका है, जहां पर आपको इंसानी हकूक जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ किताबों के अंदर नजर आएंगे। और पाकिस्तान के जो लोग हैं वो शायद अब इस हद तक प्रॉन हो चुके हैं कि वो पावर के साथ कदम से कदम मिलाने की कोशिश करते हैं। फर्ज कीजिए कि आज किसी भी इंटरनल कू के नतीजे में आर्मी चीफ चेंज हो जाता है और अगला आर्मी चीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सपोर्टर होता है, तो फिर चाचू कहाँ जाएंगे? चाचू ने भाग जाना है लंदन, चाचू का क्या है? चाचू पहले भी भागे थे। चाचू 10 साल के लिए सऊदी अरब चले गए, अरबी सीख कर आ गए। तो चाचू का क्या है? चाचू को कोई चाचू का टेंशन क्या नहीं है, है। चाचू का हाँ, क्या है? वैसे ही निकल जाएंगे। असल में चाचू यहाँ पे रह जाते हैं हम लोग। चाचू जो उर्दू बोलते हैं ना कि वो मुसाफिर जब सुबह निकलता है जाना उसको दूर होता है, वो हाँ, गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल खजाना गेट लाहौर के ना हेडमास्टर लगते हैं। इससे ज्यादा चाचू की औकात नहीं है वैसे। बिल्कुल ऐसा ही है। और शायद हमने इतना दबा हुआ, इतना पिसा हुआ या इतना मजबूर प्राइम मिनिस्टर पहले नहीं सही देखा था। बात इवन है, सही बात, इमरान खान भी ऐसे नहीं थे। सही बहुत बात है। शुक्रिया वैस के आ जा पाए। थैंक यू और सो मच थैंक यू आरजू, इट सो वाज मच के प्लेजर टॉकिंग टू यू। मैं आपके पीछे लगी और मैं आपको पकड़ पकड़ के नहीं नहीं लाती हूँ, नहीं, उसके लिए हमारे माजरत। दरमियान ये लेकिन छुपन बस छुपाई जारी रहेगी। टेक केयर, टेक टेक केयर, केयर, टेक केयर। थैंक यू, बाय बाय।